हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण होता क्या है कि अब कुछ चार्ज कैरियर्स इधर जाएंगे और कुछ चार्ज कैरियर्स इधर आएंगे। तो आपका जब इक्विलिब्रियम इस यहाँ पे, ये कौन सा, यूनिफॉर्मली डोप्ड के केस में इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए उन लोग अपने जगह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए उन लोग अपने जगह से मूव करना स्टार्ट करेंगे और एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, वो इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हुआ चार्ज कैरियर्स का, वो क्या करेगा, करंट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि आपको पता है ना कि करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स है, और यहाँ पे चार्ज कैरियर्स तो मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगा ना मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण। तो उसी कारण से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, इसलिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सम अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन करंट फ्लोज इन नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर, और जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, या फिर मैं ये बोलूं कि यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई भी डिफ्यूजन करंट नहीं फ्लो करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है भाई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट तो होता है, पर अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक होल इधर था, इलेक्ट्रॉन इधर था, ऐसे ऐसे करके यूनिफॉर्मली डोप्ड है भले। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर वापस होल आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में या यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में हमेशा क्या होता है, प्रॉपरली इक्विलिब्रियम या प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं, तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ। देखो ना, यहाँ पे ज्यादा था तो इस डायरेक्शन में गए, अगर इस साइड ज्यादा होता तो इधर आते चार्ज कैरियर्स। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, इसलिए इस नॉन यूनिफॉर्मली डोपिंग में आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है, क्या क्या डिफ्यूजन करंट के केसेस में। अभी तक जो भी करंट फ्लो हो रहा था, जो आपको मैंने बताया, क्या यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया? नहीं ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने डोपिंग के कारण चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ही ठीक नहीं था, इसलिए वो अपने आप करंट फ्लो हो रहा था, है ना। कुछ एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे नहीं अप्लाई किया गया। तो यही पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखना है कि डिफ्यूजन करंट विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो करता है, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो करता है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिफ्यूजन करंट flows without और in absence लिख दो ऑफ एक्सटर्नल, और सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ बस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, पर जब आप ड्रिफ्ट करंट पढ़ोगे जस्ट इसके बाद, तब आपको डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में डिफरेंशिएट करते अच्छे से बनेगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से लिख लो, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको यूज आएगा और आपका कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। विदाउट और इन एब्सेंस ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था मैंने अभी डिफ्यूजन करंट को फ्लो करवाने के लिए, राइट। यहां तक क्लियर। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो अभी तक आप कॉन्सेप्ट से सीखे क्या? आखिर क्या सीखे कि जो ये करंट फ्लो हो रहा था वो किस लिए फ्लो हो रहा था? वो इसलिए फ्लो हो रहा था क्योंकि यहां पे क्या था, यहां पे मैंने लिखा भी था, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, इसलिए आपका करंट फ्लो हो रहा था अपने आप इंटरनली सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ईएमएफ के कारण नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो नहीं हुआ, बल्कि किसके कारण फ्लो हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस या वेरिएशन या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन करंट ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसकी डायरेक्शन को भी कौन डिसाइड करेगा, यही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही। मतलब कि क्या, आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, अभी देखो डायग्राम में, सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड ज्यादा हैं और होल्स इस साइड ज्यादा हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं तो, और होल्स इस साइड मूव कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और उसी प्रकार से अगर इस साइड डोपिंग होगा तो बेस्ड ऑन डोपिंग, मतलब कि जिस साइड जैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा उस प्रकार से आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है किस टाइप का डिफरेंस है या किस टाइप का नॉन यूनिफॉर्मिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी कौन डिसाइड कर रहा है, अपना डायरेक्शन भी डिसाइड कर रहा है कोई नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड इट्स डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये पॉइंट में भी आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। क्यों ग्रेडियंट, देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस या वेरिएशन या नॉन यूनिफॉर्मिटी यूज कर सकता था, पर अभी जब मैं ड्रिफ्ट करंट आपको पढ़ाऊंगा तो उसको रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहा हूँ, ताकि वहां पे मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल पाऊँ, तो आप यहाँ पे मैच कर पाओ और रिलेट कर पाओ। बोला था ना, कड़ी से कड़ी बनाओगे तभी तो चेन बनेगा, तो वही चेन बनाने के लिए मैं ये सब चीज हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड इट्स डायरेक्शन। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, डिफ्यूजन करंट डज नॉट फ्लो इन मेटल्स में फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप हाईलाइट कर लो कि मेटल्स में फ्लो नहीं करता डिफ्यूजन करंट, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन करंट का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, राइट। तो अब आपको डिफ्यूजन करंट में डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या क्या पॉइंट आपने सीखा, डिफ्यूजन करंट इन अ यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में जीरो होता है, कोई डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में ही, नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर में ही ढंग से आप इंप्योरिटी मिलाए नहीं हो, ज़्यादा कर दी हो एक साइड में, तो उसमें ही डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, दैट इज डिफ्यूजन करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अंदर ही अंदर अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण फ्लो हो रहा है, राइट। चलते हैं अब हमारे ड्रिफ्ट करंट के पास। तो ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। कोई और पेन यूज करेंगे थोड़ा सा चेंज के लिए, चलो विजिबल होना चाहिए आई गेस, हाँ चलो ट्राई करते हैं विजिबिलिटी। ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट के बारे में समझो। अब दो पॉइंट याद होना चाहिए, एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई नहीं किया गया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया था डिफ्यूजन करंट में, पर अब यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट में मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा। इसका मतलब कि अगर आपका ये चार्ज कैरियर है, सॉरी सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे आपके कुछ चार्जेस हैं,
और इसको अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कि क्या, एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इस सेमीकंडक्टर को, तो होगा क्या, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ई का, राइट, क्लियर हुई बात। तो ये क्या है भाई, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। अब जिसको मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट की वीडियो लेक्चर याद होगी, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ एक्सप्लेन किया था। क्या होता है भाई, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से कौन अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जितने भी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में आने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे किसके तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होते जाएंगे। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां से फ्लो होने लग गए, इस साइड फ्लो होने लग गए, राइट। उसी प्रकार से अपने होल्स किस तरफ जाएंगे भाई, होल्स का अगर मैं दिखाऊं तो होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये किसके लिए बता रहा है, होल्स के लिए, ठीक है। होल्स को हम पी से डिनोट करते हैं, चलो पी से, राइट। तो होल्स अपने इधर इस डायरेक्शन में आ गए। अब होता ये है कि अभी जो मूवमेंट हो रहा है, अभी जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है भाई, इस पूरा का पूरा ब्लेम जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, है कि नहीं। तो अभी जो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि वहां पे भी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हुआ था, यहां पे भी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सेमीकंडक्टर में अपनी जगह बदल रहे हैं, और उधर भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव किए थे, पर वहां पे किसके कारण मूव किए थे, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, और यहां पे किसके कारण, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यही पॉइंट के लिए मैं समझाना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, करंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से, चलो रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो करंट फ्लो होगा, ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन और इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स, अ करंट विल फ्लो विच इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो ये आई ड्रिफ्ट आ गया, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट करंट का। तो यहां से अभी हमने क्या क्या पॉइंट सीखा, एक पॉइंट ये सीखा कि ड्रिफ्ट करंट जो है, ड्रिफ्ट करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। वहां पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मतलब कि क्या, कि यहाँ पे आप डिफ्यूजन करंट में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट तभी फ्लो होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। तो ड्रिफ्ट करंट फ्लोज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। और वहां पे डायरेक्शन को कौन डिटरमाइन करता था डिफ्यूजन करंट में, देखो मैं बार बार रिलेट करके चल रहा हूं, ठीक है, कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आप दोनों पिक्चर को एक साथ इमेजिन कर पाओ, तभी आपको याद करने में आसानी होगा और आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। तो वहां पे डिफ्यूजन करंट में आपका डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट कौन डिसाइड करता था, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट आपका
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही डिसाइड करता था, राइट। और ड्रिफ्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स और इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा, राइट। तो ड्रिफ्ट करंट flows in the direction of electric field इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोल सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इन डायरेक्शन ऑफ होल्स और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको आई गेस, ठीक है। तो तीनों चीज आप रिलेट कर पा रहे होगे अच्छे से, ये तीनों चीज को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आपको ये भूलना नहीं है आपको। ये डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आने वाला है, ठीक है भाई। तो कंफ्यूजन मत करना यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहीं से फ्लो होंगे, फ्रेम किए जाएंगे। नाउ अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस मतलब कि क्या, कि यहां से यहां तक मैं मूव किया, ठीक है, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब अगर मैं इस पॉइंट से इधर आ जाऊं वापस, जिस जगह से स्टार्ट किया था उसी जगह अगर वापस खड़े हो जाऊं, तो यहां पे मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया हूं पर डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। आपको याद होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट फोर्स इनटू डिस्टेंस। याद रहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मूवमेंट होना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी, मतलब कि अगर आप पूरा गाड़ी गोल गोल घुमाए, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आपका इधर से गोल घूम के पूरा सेमीकंडक्टर में उसी जगह वापस आ जा रहा है, तो उसकी स्पीड तो होगी पर उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचना पड़ेगा, तब बोला जाएगा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, राइट। ठीक, तो देखो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है। और ये जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है उनकी जो कुछ वेलोसिटी होगी वो उसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए आई एम यूजिंग द टर्म वेलोसिटी, करेक्ट। नाउ एवरेज वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ velocity of charge carriers in drift current is known as average velocity। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। अब आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। अब इसी एवरेज वेलोसिटी का मैं अब आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा और उससे हम मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखो एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी VD से, ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देता हूं यहाँ पे आपको, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी हाँ ये ड्रिफ्ट, द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ड्रिफ्ट करेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में मजा आता है, पता है।
अलग अलग कलर यूज़ कर पाते हो आप, ठीक है। आपको विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं बताना, राइट। आपको कैसा लग रहा है अभी ये वाला नया लेक्चर्स, तो जरूर कमेंट करते रहेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते किया कीजिएगा, राइट, ठीक है। तो उससे मेरा भी मोटिवेशन अच्छा होगा कि मैं और अच्छे से वीडियोस ला पाऊंगा, लगेगा कि हाँ यार इतने सारे क्राउड है तो मेरे को इतना रिस्पॉन्सिबल फील कर पाऊंगा मैं कि हाँ मुझे इन लोगों तक ये कंटेंट बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर करना है अपने कैपेबिलिटी का, राइट, ठीक है। तो देखो drift velocity, the velocity of charge carriers in drift current is known as drift velocity. Now this drift velocity is also dependent upon electric field E. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड हो गया ये। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, मोबिलिटी, राइट। तो Vd इज इक्वल टू म्यू ई दिस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये आपका म्यू हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं म्यू इज नथिंग बट मोबिलिटी, E is electric field, and Vd is drift velocity. अब यहाँ पे आपको मैं बोला था ना कि SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी आपसे पूछा जाता है। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी वाज व्हाट, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी जो कि किससे था, म्यू से, इज नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वो कहाँ से आया, देखो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मोबिलिटी का मैं निकालूंगा म्यू इज इक्वल टू Vd बाई ई करूंगा मैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर किसके इक्वल आएगा, SI यूनिट मेरा तब आएगा किसके इक्वल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड के, राइट। तो मैंने बोला था ना कि आपको मैं डेरिवेशन करके भी दिखा दूंगा SI यूनिट का। अब तो आपको याद होना चाहिए कि मोबिलिटी की SI यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, राइट, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमको समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो मोबिलिटी आया है हमारे पास, इसके ऊपर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि इसी एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट के, देखो फर्स्ट क्लास में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वही सब तो पढ़ रहे हैं आखिर अभी, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं बल्कि यही इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इनका मूवमेंट, यही सब बात करते रहेंगे हम। तो यहाँ पे मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, उसके ऊपर अब डिस्कस करना पड़ेगा कि अब ये जो मोबिलिटी है इस पे टेम्परेचर, डोपिंग इन और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको पता लगाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाला है, इफेक्ट ऑफ डोपिंग on doping on mobility। on mobility mu, ठीक है, ठीक है। अगर डोपिंग को मैं बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे अब हम सबको साथ में, ठीक है। डोपिंग को अगर मैं बढ़ा रहा हूं, डोपिंग को बढ़ाना मतलब क्या, डोपिंग को बढ़ाना मतलब क्या, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। Ni इंट्रिंसिक, इसको Ni से डिनोट कर दो, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोकल ट्रेन में बैठे होगे, लोकल ट्रेन में अगर आप जाओगे तो बैठ भी नहीं पाते वैसे तो, अगर किस्मत रहा तो बैठ जाओगे, पर जनरली इतनी भीड़ होती है कि आप खड़े खड़े ही जाते हो और मूव कर पाते हो क्या, सब कोई पास में एकदम सब आस पास रहते हैं, राइट। तो क्या आपकी मूवमेंट में कुछ इफेक्ट पड़ता है,
राइट, पढ़ता है ना। तो वैसे ही अगर आप डोपिंग को बढ़ा देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, तो आपकी वैसे ही मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स में फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं, पड़ेगा ऑब्वियसली। कि वैसे ही लोकल ट्रेन में आप क्या घूमने निकल जाते हो कि अरे हाँ चल देखते हैं उस बोगी में कौन बैठा है या उस बर्थ में कौन बैठा है, राइट। तो वैसे ही लोकल ट्रेन में जैसे आप एक ही जगह खड़े रहते हो, तो क्यों, क्योंकि कोलिजन होते रहते हैं। कोई इंसान आपके पास रहेगा, वो इधर उधर हिलते रहेगा, राइट। वैसे ही अगर आप सपोज करो सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में बैठे हो, तब तो उधर सब कोई अपने अपनी जगह बैठे रहते हैं। तब आप क्या करते हो, चलो यहाँ पे सामान रखते हैं, अब देखते हैं कि दोस्त के बर्थ में आके देखते हैं कि भाई तेरा बर्थ कौन सा है, फिर दोस्त को ले जाके देखते हैं कि यहाँ पे कोई हर कोच में कोई अच्छी लड़की बैठी है कि नहीं, राइट। तो पूरा का पूरा ट्रेन हम छान मार लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है, राइट। एसी में बैठे रहो तो, क्योंकि सब कोई अपने अपने स्पेसिफाइड बर्थ में बैठे रहते हैं। पर ये भी देखने वाली बात है कि वहां पे कम लोग हैं और लोकल ट्रेन में सब के सब भराए हुए हैं। तो इसका मतलब उसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं डोपिंग को इंक्रीज करता हूं और चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, तो चार्ज कैरियर्स के कोलिजन्स के कारण हमारी मोबिलिटी डिक्रीज होती है, राइट। मोबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। मूवमेंट चार्ज कैरियर्स का डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई ज्यादा क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए तो कोलिजन ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस। इसके कारण तो ये आपको समझ में आ गया कि डोपिंग पे मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। ये चीज आप लिख सकते हो यहां पे, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट क्या पड़ता है। अभी आपका ना देखा जाएगा कि कौन कौन मेरी क्लास अच्छे से अटेम्प्ट करता है। तो ये अगर ये बता दिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो फिर अपने पीठ में सबको शाबाशी देंगे कि हाँ भाई हम क्लास अच्छे से कर रहे हैं, तो हमारा रैंक पक्का आएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबिलिटी। तो थोड़ा सा सोचो और बताओ मुझे कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मोबिलिटी के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर को अगर बढ़ाया, जो हमारा फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो सब कुछ लिंक होते हुए आ रहा है। कोई भी अगर बीच में लेक्चर देख रहा होगा तो उसको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैंने बोला था कि प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते जाओ, सब लेक्चर्स को नोट करते जाओ। आपको देखना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे ऑब्जेक्टिव इसके जस्ट अब ये जो जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो जब आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस बार तो निकल रहा है अपना, ठीक है, पेपर निकल जाएगा इस बार। तो वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है कि जब आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हो, टीचर जो बोल रहा है उसको लिखते जाते हो। बाकायदा ऐसे वीडियो ऑन करके मूवी टाइप का देखना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। तो टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया। अब फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लास्ट पॉइंट में क्या बोले थे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क पड़ा था। ये रिलेशनशिप याद आ रहा है आपको, ईटा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। ये रिलेशनशिप टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारा इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता था, याद आया वही। तो टेम्परेचर को बढ़ाया मैंने, चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब अगर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो वही फिर लोकल ट्रेन की कहानी और एसी ट्रेन की कहानी। आप एसी ट्रेन में घूमते रहो पूरा एक दोस्त को लेके इधर से उधर उधर, और लोकल ट्रेन में फिर खड़े रहो, कोलिजन ज़्यादा होते रहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे फिर से मोबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज कैरियर्स बढ़ने के बाद कोलिजन्स ज़्यादा होने लग जाएंगे। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मोबिलिटी। राइट, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और
आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कर्व बना के दिखाऊं कि क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को मिलेगा आपको। टेन टू द पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया 10 टू द पावर 4 वोल्ट सेंटीमीटर। ठीक है, ये, और यहाँ पे सपोज करो 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्या, क्यों झुक झुक क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। राइट, तो देखो अब यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ, तो एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि पहले तो वो ऑलमोस्ट लीनियरली बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और एक पॉइंट पे पहुंचकर, जैसे कि सपोज करो 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर की वैल्यू पर पहुंचकर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वैल्यू पर पहुंचकर हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। राइट, तो अब मुझे पता है अच्छे से कि Vd इज इक्वल टू म्यू ई। राइट, तो अगर पहले इस रीजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 टू द पावर 4 तक, तो म्यू इज नथिंग बट वी डी बाई ई। राइट, तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ते गया, देखो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रहा था। तो ओवर इन ऑल ये जो हमारा मोबिलिटी था वो कांस्टेंट था फॉर द फर्स्ट पार्ट, कांस्टेंट इनिशियली, कांस्टेंट इनिशियली। राइट, इनिशियली कांस्टेंट था, बट अब देखो खेल, यहाँ पे जैसे ही 10 टू द पावर 4 दिस रीजन को मैं यहाँ पे गया, इस रीजन पे देखो कि सेकेंड पार्ट में हमारा मोबिलिटी अगेन Vd अपॉन ई था। तो अगर आप देख सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब कि क्या, आपका जो मोबिलिटी है वो अब घटना स्टार्ट करेगा। क्लियर हुई बात? तो फर्स्ट पार्ट में तो मोबिलिटी कांस्टेंट था, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मोबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, कांस्टेंट था। बट जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो हमको ये देखने को मिला कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो अगेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे मोबिलिटी कम होते जा रहा है, क्योंकि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचकर। राइट, तो यहाँ पे आपने देखा कि मोबिलिटी और पर टेम्परेचर, डोपिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। राइट, और यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, टेम्परेचर में यहाँ पे लिख सकते हो कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर एम। ठीक है, तो टी टू द पावर एम के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एम क्या है, m is equal to 2.5 for electrons and 2.7 for holes। ये वैल्यूज को एक बार आप चेक जरूर करेंगे, राइट, पर यहाँ तक मुझे याद है कि ये वैल्यू आ रही है। राइट, तो मोबिलिटी का भी मैंने ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिखा दिया आपको। तो 2.5 फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2.7 फॉर होल्स। करेक्ट। नाउ अब तो यहाँ तक तो आपको पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जाएंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे और पी एन जंक्शन डायोड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा कंडक्टिविटी के ऊपर बात कर लेता हूँ मैं। कंडक्टिविटी का एक छोटा सा डेरिवेशन करवाऊंगा मैं। वो इसलिए करवा रहा हूँ कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाए अगर फॉर्मूलाज में या ईएससी में, तो आपको यूजफुल हो, या फिर आपसे कंडक्टिविटी होती क्या है, ये फॉर्मूला आ कहाँ से है, ये आपको पता रहे। राइट,
SSC JEE में हो सकता है कि कम देखने को मिले, पर हाँ EAC या कोई और अगर कोई एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें छोटे से इजी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। किसका, क्या बोल रहा था मैं, अच्छा कनेक्टिविटी का। कंडक्टिविटी, राइट। तो हमको क्या पता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और या तो फिर Q बाई टी, राइट। डी क्यू बाई डी टी कब यूज होता है, जो लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास किए हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये तब यूज होता है जब हमारा चार्ज जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। और ये कब यूज होता है, जब हमारे चार्ज कांस्टेंट है, राइट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है तब के केस है, ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूं Q बाई टी है, तो Q किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, N इंटू ई, राइट, N इंटू ई। नाउ अगर ये N इंटू ए है और टाइम क्या होता है भाई, टाइम का आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सिमिलरली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, स्पीड, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पे L ले लेता हूँ, हाँ डिस्टेंस को अगर मैं L ले रहा हूँ और यहाँ पे L बाय V वेलोसिटी ले लेता हूँ, राइट। तो देखो L क्या है, कितना डिस्टेंस या लेंथ कवर किया है उसने चार्ज कैरियर ने। तो जितना भी मैं बात कर रहा हूँ वो चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूँ। नाउ अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे पास, N इंटू ई। N क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इलेक्ट्रॉन, L इज डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज कैरियर और V इज वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे N इंटू ई अपॉन इंटू V अपॉन L। नाउ करंट डेंसिटी के बारे में किसको पता है, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J। देखो ये सब डेरिवेशन करने का क्या फायदा होता है पता है, कि आपको पुराने कॉन्सेप्ट भी, फॉर्मूलाज भी याद होते आते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने ये सब भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो वो भी आपका रिकॉल हो रहा है अभी यहाँ पे। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, है कि नहीं। अब करंट के ऊपर तो हमने यहाँ पे पूरा डेरिवेशन कर दिया था करंट का, तो उसी की वैल्यू पुट करनी है बस हमें। तो I की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, J इज इक्वल टू N इंटू ई इंटू वी अपॉन L इंटू ए, राइट। तो यहां पे अगर मैं क्या करूं, इस पूरे पोर्शन को, सॉरी दिस येलो पार्ट से करते हैं इसको, इतने पूरे पोर्शन को मैं स्मॉल एन से डिनोट कर रिप्लेस कर दूं, स्मॉल एन से डिनोट कर दूं, मतलब कि क्या, दिस N इज इक्वल टू N अपॉन L इंटू ए। लेंथ इंटू एरिया इज व्हाट, मतलब डिस्टेंस इंटू एरिया इज व्हाट, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, मतलब कि क्या, सेंटीमीटर क्यूब, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो N इज व्हाट, स्मॉल n, चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका N हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, L इंटू ए वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो J किसके इक्वल आ गया, J यहाँ पे मेरे इक्वल आ गया N स्मॉल n इंटू E इंटू V, ये इसके। और अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज इक्वल टू, यहाँ पे VD करता हूँ इसको मैं, ठीक है, VD वॉज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो J की वैल्यू कितनी आ रही है,
n इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ये फॉर्मूला भी आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों ने, जो लोग पढ़े हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसमें से J तो करंट डेंसिटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है भाई, ये है हमारा कंडक्टिविटी, ये हमारा कंडक्टिविटी है जिसको हम डिराइव कर रहे थे। और कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आई अभी हमारी, ये पूरा को हम रिप्लेस कर दिए हैं कंडक्टिविटी से, तो इसकी वैल्यू आई है n इंटू वी इंटू यू म्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू, राइट। तो ये पूरा कहानी था कंडक्टिविटी का, किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो दिस वॉज फॉर मेटल्स। अब हम मेटल्स के लिए मैंने इसलिए एग्जांपल पहले लिया क्योंकि आपको पहले ये डेरिवेशन पहले समझ में आ जाए कि कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला। नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देता ना तो आप बोलते कि भाई कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब और ये इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी, ये सब कहाँ से रिलेट हो रहे हैं। तो अभी आप कॉपी पेन बंद करके अगर आप सुन भी रहे होंगे ना तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो कहानी, क्योंकि मैं एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूँ, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर ये आया n इंटू मी ई इंटू म्यू, देन आई कैन से फॉर सेमीकंडक्टर व्हाट इट विल बी। फॉर सेमीकंडक्टर का अगर मैं केस लेता हूँ, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर देखो यहाँ पे क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बात करता है। मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आया। सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल कि आपका करंट डेंसिटी जो होगा J इन सेमीकंडक्टर विल बी इक्वल टू Jn, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी, और Jp मतलब कि होल्स के कारण भी। तो करंट डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी ऑफ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ होल्स। और करंट डेंसिटी की फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख ली है, n इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई। तो Jn किसके इक्वल होगा, Jn मेरा होगा n स्मॉल n इंटू ई की जगह ई एज इट इज, और मोबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे ही आपका जो इसको mu n करता हूँ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Jp जो होगा वो क्या होगा, p इंटू ई इंटू ई की जगह इसको q करते हैं चार्ज को, वो ऑब्वियसली वो हो जा रहा है चार्ज। P मतलब हमको समझ में आ गया कि होल्स ही है वो, तो Q और ये Q इंटू म्यू पी इंटू ई, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, JSC इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन ई प्लस पी क्यू म्यू पी। देखो एकदम इजी स्टेप्स में करते जा रहा हूँ मैं सीक्वेंस वाइज, उतना कोई डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो बनते जाएगा आपसे। और वैसे भी आपको डिराइव नहीं करना, आपको बस मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। कभी अगर ESC में आया तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, NUN प्लस PUP QE, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर सेमीकंडक्टर्स, और ये जो वैल्यू आई है इतनी, वो किसके इक्वल है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के इक्वल है। दिस विल बी इक्वल टू सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के इक्वल, जैसे कि उसमें हुआ था। तो SC इज इक्वल टू n म्यू n प्लस PUP, और ये होल Q। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखो। भले ही ऊपर का डेरिवेशन याद मत रखो, पर कॉपी पे लिख लोगे तो एटलीस्ट आपको याद करने में हेल्प होगा कि ये यहाँ तक आए कैसे हम। अब यहीं से अगर आप देखो सेमीकंडक्टर का आपको पता चल गया, तो आपको एक चीज ये पता है कि फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल n इज इक्वल टू ND नंबर ऑफ डोनर एटम्स के इक्वल होता है, डोनर कॉन्सेंट्रेशन के। तो n सेमीकंडक्टर n टाइप के लिए क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे कि
और जो होल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, n की जगह nd लिख देता हूँ और यहाँ पे मोबिलिटी एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ पे q कर देता हूँ इसको, ठीक है। और होल्स को मैं अभी यहाँ के लिए हटा दिया हूँ क्योंकि वो थोड़े से कम होते हैं। और वैसे p टाइप के लिए, फॉर p टाइप सेमीकंडक्टर आप क्या कर सकते हो, p इज इक्वल टू Na, क्योंकि p इज इक्वल टू Na होता है तो n के p की जगह Na लिख दिया। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इज इक्वल टू Na म्यू क्यू, ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। और लास्ट हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आपको पता होना चाहिए कि Ni इज इक्वल टू P इज इक्वल टू N, ठीक है। ये क्या है, मास एक्शन लॉ के लिए हेल्प किए थे हमने, जो डिराइव किया था वो इसी फॉर्मूला से हेल्प किया था हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में N और P दोनों को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन से अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास इंट्रिंसिक के केस में क्या आ रहा है, Ni म्यू n मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू Q, ये आ रहा है। तो यहाँ से अब मेरे पास सारे केसेस के लिए मोबिलिटीज कंडक्टिविटीज भी आ गई, फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर और फॉर किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबके लिए, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा उतना डिटेल में तो नहीं आएगा, पर इन केस अगर कभी आता है तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि ये कहाँ से आया है। तो नोट्स में लिखने में क्या जाता है, राइट। अभी आप कर रहे हो तो क्यों ना सब कुछ करके आए, कहीं कसक नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीज़, जैसे मैं पढ़ाने में कोई कसक नहीं छोड़ रहा हूँ, तो वैसे ही आप नोट्स मेंटेन कर लीजिए, जितना याद रहा उतना सही, पर एग्जाम में हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।